A gas undergoes isothermal expansion at a constant temperature of 300 Kelvin. एक गैस है बच्चों जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन के ऊपर। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1। कांस्टेंट टेम्परेचर की माने कितना बच्चों? 300 केल्विन। अच्छा, मेंशन है कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या है ये? हम इसको मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अहम बात है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो लिखा है हमारे पास, आगे लिखा हुआ है गैस जो है वो एब्जॉर्ब कर रही हीट। कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है? 500 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और आगे लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस। आपको बताना है कितना वर्क डन होगा गैस ने जो किया है, ठीक है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, हमें अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। वो ये कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जितनी हीट दी जाती है उससे वर्क होता है। उससे क्या होता है? तो ये फॉर्मूला आपने जस्ट अप्लाई करना है कि आइसोथर्मल में जितनी हीट दी जाती है उससे वर्क होता है। ये जो स्टेटमेंट है ना आपका, ये रिजल्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने वो रिजल्ट लिख दिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डेल्टा क्यू की जगह लिख देना है 500। तो आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई बच्चों? 500 जूल। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट से आपने न्यूमेरिकल मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? अ पिस्टन कंप्रेसेस अ गैस एडियाबैटिकली इफ द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.02 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम इज 0.02 मीटर क्यूब। और आगे लिखा हुआ है एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 0.01 मीटर क्यूब। इसके बाद लिखा हुआ है एंड द इनिशियल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। इनिशियल प्रेशर क्या बच्चों? 200 किलो पास्कल। आगे लिखा हुआ है डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर। और आगे लिखा है एज्यूम द गैस बिहेव्स आइडियली। ये आइडियल गैस है, तो फाइनल प्रेशर निकालना है बच्चों। तो आपको जब इन्होंने लिख दिया है कि ये आइडियल गैस है तो यहाँ पे गैस लॉ अप्लाई कर देंगे। गैस लॉ बॉयल लॉ होता है। क्या होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज पता है, सिर्फ एक चीज नहीं पता, वो क्या है? P2 है। तो हम P2 क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। तो आपके बच्चों P1 गिवन है 200। क्या गिवन है? और V1 आपको गिवन है 0.02। P2 आपको पता है बच्चों, नहीं पता बल्कि, और आपको V2 गिवन है 0.01। आपको P2 फाइंड करना है। तो आपने 200 को जब 0.02 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मुझे बताइएगा, कैलकुलेटर निकाल के बताएं। इसके बाद आपने 0.01 से डिवाइड भी करना है। पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको 0.01 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ रहा है? 400। जो यूनिट बच्चों आपके पास गिवन है, P1 की जो यूनिट होगी वही P2 की यूनिट होगी, 400 किलो पास्कल। तो ये आपका हो गया P2 फाइंड हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो वैल्यू P1 में, जो यूनिट P1 की गिवन होगी वही आंसर P2 का आएगा, तो हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है अ सिस्टम अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? एन अ सिस्टम अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस वेयर द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, आपको पता है आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। और कितना प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों? 150 किलो पास्कल का प्रेशर आपको कांस्टेंट प्रेशर गिवन है। और आगे लिखा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। कहां से इंक्रीज हो रहा है? V1 गिवन है आपको, कितना है बच्चों? 0.05 मीटर क्यूब गिवन है। और आपको V2 भी गिवन है बच्चों, 0.08 मीटर क्यूब फाइनल वॉल्यूम आपको गिवन है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द हीट एडेड टू द सिस्टम। आपको कहना है कितना हीट ऐड हो रहा है ये फाइंड करना है। तो बच्चों एक बात बता रहा हूं, इसमें हमारे पास डेटा इनफ नहीं है, ये हमें कह रहे हैं वर्क निकालो। क्या कह रहे हैं? ठीक है, वर्क निकालो। जो डेटा गिवन है उससे हम वर्क निकाल सकते हैं, बुक में जो सवाल है उससे हम ये हीट एडेड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हीट एडेड निकालने के लिए आपको इनको चाहिए था इंटरनल एनर्जी गिवन देते। ये क्या करते? इंटरनल एनर्जी गिवन देते। हम पहले वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है वर्क का P डेल्टा V। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? P डेल्टा V। तो बच्चों P आपको गिवन है 150 किलो गिवन है बच्चों। तो आपको पता है किलो का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर 3 होता है, ठीक है।
150 इंटू 10 की पावर 3 लिख दिया आपने, और डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। V2 कितना है 0.08 गिवन है, और V1 कितना गिवन है 0.05 गिवन है। तो पहले बच्चों आपने माइनस करवाना है, फिर मल्टीप्लाई करवाना है। बताइए क्या आ रहा है? बताइएगा मुझे। फोर 500 जूल। ठीक है, ये आ रहा है वर्क डन। क्या आ रहा है? अच्छा, अब जरा मुझे एक चीज दिखाएगा बेटा, क्या दिखाएगा? ठीक है, ये आपने यहां लिख देना है। ठीक है, 4500 जूल ये वर्क आ गया। इस सवाल में लिखा हुआ है कैलकुलेट द हीट एडिड, इसको आप लिख दीजिए कैलकुलेट द वर्क डन। क्या लिखोगे? कैलकुलेट द वर्क डन, क्योंकि वर्क डन हम निकाल सकते हैं इस डेटा से, हीट नहीं निकाल सकते। हीट कब निकाल सकेंगे? जब हमें ये इंटरनल एनर्जी क्या करते हैं, गिवन दें। ठीक है, तो गिवन नहीं है तो हम वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4। सब लोग बुक में देखेंगे। ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो बता दिया इन्होंने कौन सा प्रोसेस है बच्चों, ये आइसोकोरिक। ये मेंशन कर रहा हूं मैं, ये प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में इन्होंने कहा द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय 300 जूल। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है उसको हम लिखते हैं डेल्टा यू से। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही हो तो डेल्टा यू प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है बाय 300 जूल, तो 300 जूल लिख देंगे। ठीक है, अगर लिखते हैं इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो किसे लिखते हैं? माइनस से लिखते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इफ नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं हो रहा है तो वर्क डन 0। और आपको पता भी है आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि पिस्टन फिक्स होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द हीट एडिड, आपको बताना है कितना हीट ऐड हुआ। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान सवाल है आपको, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन पढ़ाई गई है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसका रिजल्ट आपके पास आया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो हीट दी जाती है वो बराबर होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब जितना हीट आप आइसोकोरिक प्रोसेस में देंगे उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, यहां पर आपने डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर देनी, कितनी है 300 जूल। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा कितनी हीट ऐड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है? अ गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, गैस जो है वो साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म कर रही है। और आगे लिखा हुआ है स्टार्टिंग एट पॉइंट ए, स्टार्टिंग कर रही है पॉइंट ए से, और वॉल्यूम है 0.02 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद बी पे जा रहा है, इसको कहेंगे आइसोकोरिक हीटिंग। फिर जा रहा है सी पे, इसको कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंड फाइनली बैक टू ए। इफ द हीट एडेड इज इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज 1000 जूल। हम यहाँ पर बच्चों क्या पिक करना चाह रहे हैं? देखो इन्होंने बहुत सारा डाटा गिवन दिया है, हमें क्या पिक करना है? सिर्फ ये पिक करना है कितना हीट ऐड हुआ और कितना हीट रिजेक्ट हुआ। तो इन्होंने हमें गिवन दिया, देखो क्या गिवन दिया है, इन्होंने गिवन दिया इफ द हीट एडेड ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज 1000 जूल। कितना हीट ऐड हुआ है बच्चों? 1000 जूल हीट ऐड हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड द हीट रिजेक्टेड, कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है? Q2। हीट एडेड है ये, ठीक है, इतना हीट ऐड हुआ है, और जो हीट रिजेक्ट हो रहा है बच्चों वो हो रहा है 500 जूल। ठीक है, इतना हीट रिजेक्ट हुआ, मतलब हमने सिस्टम में इतनी हीट ऐड की 1000 और बाकी का 500 बाहर चला गया। इसका मतलब आपको कहा जा रहा है कितना वर्क हुआ। बच्चों याद रखिएगा वर्क जो होता है वो हमेशा कैसे होता है? डिफरेंस ऑफ हीट्स होता है। किससे होता है भाई? 1000 जूल हीट दिया, 500 जूल बाहर चला गया, मतलब 500 जूल सिस्टम में रह गया, उससे क्या हो गया? वर्क हो गया। क्या हो गया? तो 1000 माइनस 500, इसका मतलब 500 जूल एनर्जी से क्या हो गया बच्चों? वर्क हो गया। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? आपको डाटा जो पिक करना है ये करना है कितनी हीट सिस्टम में आई और कितनी हीट सिस्टम से गई है, और जो डिफरेंस होगा वो सिस्टम में रिटेन होगी, और उस एनर्जी से क्या होगा? वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वर्क फाइंड कर लिया कितना? 500 जूल।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहे हैं, अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब। मतलब इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 0.03 मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम आपको गिवन है 0.06 मीटर क्यूब। क्या कहा जा रहा है सवाल में कि गैस एक्सपेंड हो रही है 0.03 मीटर क्यूब से 0.06 मीटर क्यूब तक, और आगे लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर है कितना कांस्टेंट प्रेशर गिवन है 100 किलो पास्कल का प्रेशर कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर गिवन है 100 किलो पास्कल का। ठीक है, आपको कहा जा रहा है वर्क डन कैलकुलेट करें। क्या करें, दो प्रोसेस हैं, एक है रिवर्सिबल और एक है इररिवर्सिबल। देखो इररिवर्सिबल का मतलब होता है ए से चला जाएगा बी पे और ए से बी जाने के बाद वापस बी से ए आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। ठीक है, तो पहले हम इररिवर्सिबल के लिए बच्चों फाइंड करते हैं कि इसको कहते हैं ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, तो पहले हम बी पार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों पी डेल्टा वी फॉर्मूला आप लोगों को पता है वर्क डन निकालने का। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पी डेल्टा वी। तो बच्चों यहां पर आपके पास डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1, P कितना की माना आपको 100 और किलो की जगह आप क्या लगा देंगे 10 की पावर 3 लगा देंगे। ठीक है, तो 10 की पावर 3 भी लगा दीजिए और V2 की वन है 0.06 माइनस 0.03। आपने कैलकुलेट करना है इसको, पहले माइनस करवाएंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करवाइएगा। ठीक है, तो बताइए क्या आ रहा है, वर्क डन आ रहा है फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस, पहले माइनस फिर मल्टीप्लाई, 3000 आ रहा है। 3000 जूल वर्क हो रहा है ए से बी जाने में। देखो हम कहते हैं इररिवर्सिबल मतलब ए से कहां जा रहा है बी। ठीक है, मतलब ए से स्टार्ट हुआ बी पे चला गया, इतना वर्क डन करना पड़ा। अब कह रहे हैं रिवर्सिबल के लिए बताओ वर्क डन क्या होगा। रिवर्सिबल मतलब हम चाहते हैं इसको वापस बी से कहां लाए, जैसे अगर मैं कहूं ए पार्ट करना चाह रहा हूं मैं, तो मैं यहां कर रहा हूं बच्चों। अगर मैं चाह रहा हूं इसका इसी का ए पार्ट करना चाह रहा हूं मैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि इसको पहले ए से बी लेके जा चुके हैं हम और चाह रहे हैं वापस बी से कहां लाएं, ए पे लाएं। तो बच्चों ए से बी जाने में जितना वर्क लगा है ना उतना ही वर्क करना पड़ेगा बी से ए लेके जाने में। तो इसका मतलब क्या करना होगा, अगर आपको वर्क डन निकालना है फॉर रिवर्सिबल, क्या करना है, वर्क डन निकालना है फॉर रिवर्सिबल, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। किससे, इररिवर्सिबल वाले वर्क को किससे करना है, इररिवर्सिबल वाले वर्क को आपने 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3000 करेंगे तो 6000 जूल आंसर आ जाएगा आपके पास। तो देखिए आंसर है ये 6000, चेक करिए बुक में आंसर 6000 है, 600 है। तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है हमारी। ये 3000 आ रहा है 300 चेक कर लीजिएगा पहले, हो सकता है हमारी मिस्टेक कैलकुलेशन में। ठीक है, बुक में मिस्टेक है, ये मिस्टेक इसमें बुक के आंसर में। ये बुक आपकी टेस्ट एडिशन है क्या ये, इसका मतलब इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 सारे आप लोग जो है ना बुक में ओपन कर लें, क्वेश्चन 7 करना है हमने नेक्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन 7 में क्या कहा जा रहा है देखिएगा, इसमें कह रहे हैं अ 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर, आपको मास गिवन है कितना 50 ग्राम, कितना मास गिवन है 50 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में ले आने के लिए पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 50 डिवाइड बाय 1000 ये आपके पास आएगा किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा 0.05 ऑफ केजी। ठीक है, तो ये आ गया 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर, दो कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद लिखा हुआ है इसका टेम्परेचर गिवन है, कितना गिवन है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का जो टेम्परेचर है कितना है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और इसको प्लेस किया गया है इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। हम कहते हैं T1, ये किसका टेम्परेचर बच्चों, ये हम कहते हैं कॉपर का टेम्परेचर है, किसका है, और ये मास किसका है, कॉपर का मास है। ठीक है, तो मेंशन करते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉपर भी है साथ में वाटर भी है, तो मिक्स ना हो डाटा, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि हम कह रहे हैं M1 जो है ना ये मास ऑफ कॉपर है। ठीक है, और लिखा हुआ है 200 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्या है M2, 200 ग्राम क्या है M2 है, M2 क्या है वाटर का मास है। अगेन ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा
0.2 kg आएगा। ये किसका मास है बच्चों? वाटर का। और आगे लिखा हुआ है वाटर का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल में है क्या? ये वाटर का टेम्परेचर है। ये जो मैं लिख रहा हूं वाटर का टेम्परेचर, तो ये वाटर का इनिशियल टेम्परेचर। कॉपर का टेम्परेचर, ये कॉपर का इनिशियल टेम्परेचर। आपसे क्या कहा जा रहा है? जब हम कॉपर को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद 20 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी का टेम्परेचर, कॉपर का टेम्परेचर 100 है, पानी का टेम्परेचर 20 है। जब कॉपर को आप पानी में डाल दोगे तो पानी का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर एंड वाटर सेम होगा। कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैं लिखता हूँ T3 क्या है? T3 जो है यह है 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये क्या है? फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर एंड वाटर। कॉपर और वाटर दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर वो क्या है? T3 है। ठीक है। और आगे आपको दो चीज गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर निकालना है। मतलब कॉपर के लिए 1 का सिंबल यूज हुआ बच्चों, तो C1 निकालने के लिए कह रहे हैं। कॉपर का आपको कहा जा रहा है स्पेसिफिक हीट निकालो, और वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट इन्होंने गिवन दिया। मैं कितना गिवन दिया इन्होंने? 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वाटर के लिए गिवन है बच्चों। अगर मैं इसको किलोग्राम में लेना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा 4180 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का स्पेसिफिक हीट गिवन है। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है हमने। तो सॉल्व कैसे होगा? एक चीज होती है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है? लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज ये कहता है कि जितना हीट लॉस करेगा कॉपर, उतना हीट गेन करेगा वाटर। ठीक है, तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट लॉस बाय कॉपर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। ठीक है बच्चों, कॉपर हीट लॉस करेगा तो भी इसका टेम्परेचर चेंज होगा, और वाटर हीट गेन करेगा तब भी इसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक कैपेसिटी वो हीट होता है जिससे किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी की। इसका फॉर्मूला है mc∆T। क्या फॉर्मूला है? mc∆T। हम 1 का सिंबल यूज कर रहे हैं क्योंकि बात हो रही है किसकी, और 2 का सिंबल यूज करेंगे क्योंकि बात किसकी हो रही है? वाटर की बात हो रही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? 1 का सिंबल यूज करें फॉर कॉपर और 2 का सिंबल यूज करें फॉर वाटर। M1 C1 ∆T1 क्या होगा बच्चों? चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ, दोबारा सुनिएगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ कॉपर की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ कॉपर। ये कॉपर का इनिशियल टेम्परेचर है और ये कॉपर का फाइनल टेम्परेचर है। याद रखिएगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो कॉपर का ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है और ये वाला टेम्परेचर क्या है? कम है। तो यहां पे हम लिखेंगे T1 माइनस T3। क्यों? क्योंकि कॉपर की बात हो रही है, कॉपर का है ये इनिशियल, कॉपर का ये है फाइनल। तो आपको डिफरेंस लिखना है तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, मतलब T1 माइनस T3 लिख दिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली यहां भी करते हैं हम M2C2। डेल्टा T2 का मतलब क्या है? चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। पहले वाटर का टेम्परेचर ये था T2 और बाद में क्या हो गया? ये हो गया। तो हम क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करेंगे, तो T3 माइनस T2। ऐसा ही है बच्चों। क्या करना है हमने? हम डिफरेंस की बात करते हैं, वाटर के टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो वाटर का आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो ये है और फाइनल ये है। तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करनी है, तो T3 माइनस T2। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बच्चों एक चीज फाइंड करनी है, वो ये है C1। तो हम C1 को सेपरेट करेंगे, तो M2C2 T3 माइनस T2 डिवाइड में क्या होगा? M1 T1 माइनस T3। तो कैलकुलेटर में इस्तेमाल करना है बच्चों। M2 कितना की माने आपको? 0.2। C2 की माने 4180। T3 कितना की माने? 30।
और T2 कितना गिवन है आपको 20, और यहां पर आएगा M1, M1 कितना है बच्चों, यहां पर गिवन है 0.05, T1 माइनस T3 है, तो T1 है 100 और T3 कितना है 30। तो आपने इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो इसको कंसीडर कर लीजिएगा, ये है 10 आएगा और ये आएगा 70, तो तीनों को मल्टीप्लाई करवाइए, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4180 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या रहा है, क्या रहा बताइएगा मुझे, तीनों को मल्टीप्लाई करवा के क्या वैल्यू आ रही है जी, ऊपर वाली 8360 और 0.05 मल्टीप्लाई बाय 70 क्या आ रहा है 3.5 आ रहा है। अब डिवाइड करवा के बताइए क्या आ रहा है 2388.5, ठीक है 2388 आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ये आपके पास C1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मुकम्मल, जिसमें आपने फाइंड किया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर निकाला है। क्या निकाला आपने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर आपने निकाला है, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बच्चों, ये आ रही है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में, और बुक में जो आंसर है वो किसमें है, जूल पर ग्राम में है। तो अगर ग्राम में ले आने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ लेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट आपको रिक्वायर है, आपको क्या फाइंड करना है, हीट डेल्टा क्यू फाइंड करना है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड मींस आपको हीट फाइंड करना है, डेल्टा क्यू सिंबल होगा, और आगे लिखा हुआ है टू रेज द टेम्परेचर, हम चाहते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाना है हमें वो कहाँ से बढ़ाना है 25 से 100, हम चाहते हैं लेड का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाकर 25 से कितना कर दें 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं। तो टेम्परेचर इनिशियल हो गया कितना 25 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको कहा गया जो लेड गिवन है वो 1 kg गिवन है, मतलब मास कितना हो गया 1 kg। आगे लिखा है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड, आपको इन्होंने गिवन दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड 0.128 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस क्या आपको गिवन दिया इन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये आपका डेटा हो गया बच्चों। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर है किसके MC डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पर ग्राम में गिवन है और यहाँ केजी है, तो मैं आसानी के लिए कर सकता हूँ यहाँ पर भी ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे ग्राम है तो मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, m की जगह हम रखेंगे 1000, c आपको गिवन है कितना 0.128, आपको डेल्टा टी पता है क्या होता है T2 माइनस T1 होता है ना, डेल्टा टी का मतलब क्या है बच्चों T2 माइनस T1, तो यहां पे लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 कितना है बच्चों, T2 पता है 100 माइनस T1 25, तो बच्चों डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा बताइएगा, क्या आ जाएगा बताइए, क्या रहा है मुझे दिखाइए, कैलकुलेटर दिखाइएगा, कर लेते हैं कैलकुलेटर बच्चों। 1000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.128 से और मल्टीप्लाई करना है 9600, ठीक है। तो हीट आ रही है 9600 जूल, मतलब इतनी हम हीट देंगे तो लेड का जो टेम्परेचर है वो 25 से बढ़कर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपने नोट कर लेना है, ठीक है।